गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का प्रगति कोचिंग में स्वागत है। मैं राजेंद्र सर नगरा बलिया से। काफ़ी दोस्तों का आग्रह रहा कि सर वर्ण विचार पे कुछ चर्चा की जाए, तो आज हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग वर्ण विचार पर कुछ चर्चा करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार में हम लोग देखें तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जितना ही यह छोटा टॉपिक है उतना ही यह कन्फ्यूजन वाला विषय है, किंतु हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पास जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर कर सकें। जैसे कि 3 शब्द आते हैं, इसमें एक शब्द आता है ध्वनि, एक शब्द आता है वर्ण, एक शब्द आता है अक्षर। वर्ण विचार में ये तीनों शब्द काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, ये बहुत सरल है, उतने ही सरल हैं जितना कि आप सोचे नहीं हैं। और यदि हम लोग एक सिस्टम से पढ़ें तो यह कुछ नहीं है, मतलब कि केवल हमारे अंदर एक डर बना है कि नहीं वनडे एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे हम पास होंगे। लेकिन आपको प्रण करना होगा, मैं लाख प्रयास करूं उसके बाद भी आप लोग सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। यदि आप लोग साथ नहीं देते हैं तो केवल मेरे प्रयास से कुछ संभव नहीं है। जिस तरह एक व्यक्ति एक लकड़ी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन कई लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाए तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। उसी तरह से यदि हम सब मिलकर के प्रयास करें तो किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। हम बस यही आग्रह करेंगे कि आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग यदि साथ दें तो हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द आया है ध्वनि, वर्ण और अक्षर। अब देखिए ये वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है और अक्षर क्या है, हम लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आप जाने कि ये ध्वनि क्या है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, लिखित इकाई क्या है। तो इसमें काफ़ी हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आज से कन्फ्यूजन नहीं करना है। आप याद रखेंगे, यदि क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि वह है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन यही क्वेश्चन सेम यहीं पर बने ऐसे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। लिखित इकाई क्या है, तो तब आप जवाब देंगे कि वह है वर्ण। वनडे में अधिकांश बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या एनसीईआरटी के आधार पर हम जानते हैं कि 52 है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अक्षर। तो ये अक्षर क्या है, तो अब अक्षर को समझने के लिए आप यूँ समझें कि देखिए वर्ण क्या है, तो वर्णों की संख्या तो 52 है और इस वर्ण में क्या क्या आता है, तो इस वर्ण में मूल रूप से स्वर और क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। व्यंजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यंजन को ऐसे भी लिखते हैं। हम आगे चल करके आपको बताएंगे कि इसको दोनों तरीके से लिखते हैं और दोनों को लिखने में अंतर क्या है और क्यों ऐसा लिखा जाता है, ये अभी आगे
लेकिन अब देखिए वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं, दोनों में अंतर क्या है और इसमें अक्षर का मतलब क्या है। तो अब यहाँ पर स्वर यदि आप देखेंगे तो इस स्वर में क्या आता है, तो स्वरों की संख्या कहीं कहीं पर 11 आती है, कहीं कहीं पे 13 आती है। यह दोनों संख्याएं दर्शाई गई हैं। व्यंजन की संख्या हम लोग देखें तो व्यंजन की संख्या 33 भी कहीं कहीं बताया जाता है, 36 भी बताया जाता है, 39 भी बताया जाता है। कब, कौन और क्यों सही होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अक्षर क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो अब एक एक को हम लोग देखते हैं। देखिए स्वर क्या है, तो स्वर के अंतर्गत ये 13 होते हैं। अब ये स्वर 13 अक्षर तब है कि जब उसका खंड संभव न हो। जैसे अब स्वर का के अंदर आप देखते हैं अ। सदाफल देव के आश्रम पर यदि आप गए होंगे तो जहाँ भी सदाफल देव का आश्रम होगा वहाँ पर दीवारों पर केवल अ लिखा है। उस अ का मतलब क्या है, एक बार एक ऋषि से हमने पूछा था, उन्होंने बताया कि इस अ का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से अ को तोड़ा नहीं जा सकता, सर्वत्र उसका उच्चारण एक तरह होता है, उसी तरह ईश्वर को तोड़ा नहीं जा सकता। सर्वत्र कहीं भी जाएंगे तो ईश्वर एक है। तो यह अ क्या है, तो अ एक तरह से आप कहेंगे तो यह क्या है, अक्षर है। अक्षर, अ का मतलब जिसका नाश न हो, क्षर मतलब नाश होना, यह अक्षर है यानी कि जिसका नाश होता ही न हो तो वो अक्षर है। तो इस अ को आप बोलेंगे वह अक्षर है। लेकिन इसी स्वर में एक स्वर आता है आ, और इस आ को हम लोग 2 वर्णों से मिलकर के बना मानते हैं, अ धन अ, अर्थात इस वर्ण का खंड संभव हुआ जिसके कारण इसे हम अक्षर नहीं कह सकते। अब यहाँ पर यह जो आ है यह एक वर्ण है, जबकि यह जिन 2 मूल ध्वनियों से बना है इन दोनों मूल ध्वनियों को अलग अलग हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। अब क्लियर हुआ अक्षर क्या है, वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। अर्थात जब तक हम लोग किसी वर्ण को ध्वनि रूप में उच्चारित करते हैं तो वह क्या है, ध्वनि है। उसको जब हम किसी प्रतीक चिन्हों से लिख देते हैं तो वह वर्ण हो गया, और इस वर्ण में अन्य ध्वनियां समाहित होती हैं। और अक्षर क्या है, वह ध्वनि जिसका नाश संभव न हो तो वो क्या होगा, अक्षर होगा। अब क्लियर हुए आप लोग। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है इस पर कि अब देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा गया, लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो तब क्या आंसर होगा, वह होगा शब्द। क्यों होगा, तो देखिए यदि आप अ कहते हैं, आ कहते हैं, क कहते हैं तो उसका कोई निश्चित मीनिंग नहीं है। तो इस कारण से वहां पर यह पूछता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है। लेकिन जब कोई शब्द जैसे आपने लिख दिया कमल, तो कमल का एक निश्चित अर्थ है और यह सबसे छोटी इकाई है, तो दिमाग में रखेंगे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वह होता है शब्द। वही पूछ देगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा तो वर्ण। अब हम लोग एक एक पर चर्चा करते हैं, स्वर का अलग और व्यंजन का अलग। वनडे में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो हम आगे देखते हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या है। में हम लोग देखेंगे स्वर के बारे में देखने से पहले एक शब्द जाने कि वर्णमाला क्या है। जब हम लोग छोटे थे तो मार्केट से एक छोटी सी किताब आती है, आज भी आ रही है, उस समय भी आती थी, जिसे हम लोग वर्णमाला बुक कहते हैं। तो ये वर्णमाला बुक क्या है। अब वर्णमाला बुक में नीचे लिखा होता है एक लाइन में स्वर और नीचे व्यंजन। तो अब देखिए ये वर्णमाला बुक क्या है, तो 2 शब्द है इसमें। एक शब्द है वर्ण
और एक शब्द है माला। तो वर्ण क्या है आप लोग क्लियर हो गए हैं? वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका हम उच्चारण करते हैं और वह वायुमंडल में गूंजती है, वो वर्ण है। वर्ण में 2 अक्षर समाहित हो सकते हैं, किंतु अक्षर में 2 वर्ण समाहित नहीं हो सकते। अब माला क्या है? तब माला जो होता है मोतियों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्वरूप होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन करेगा कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। आप कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब रही बात उत्पत्ति की, वर्णमाला या वर्ण शब्द आया कहाँ से, तो आप जानते हैं टीवी पर देखे होंगे और सुने भी होंगे कि भगवान शंकर जब इस पृथ्वी की सृष्टि हुई उस समय तांडव नृत्य किए थे। टीवी पर देखिए आप लोग, एक पैर पर खड़ा होकर एक हाथ में डमरू लेकर के डम 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 बजाए और उस डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, जिसे संस्कृत में हम लोग पाणिनि सूत्र के नाम से जानते हैं, जो आयुड रिलरिका आयों गयाओ चाहे वरण जबय जबगढ़ दस खपचट तव कपाय सस्तर हल जो हम लोग उच्चारित करते हैं। तो इन 14 सूत्रों से वर्ण की उत्पत्ति हुई और इन 14 सूत्रों से ही 52 वर्ण हिंदी में निकाले गए। तो अब इसमें से हम लोग एक एक का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है स्वर। बात आती है कि स्वर क्या है, स्वर की संख्या क्या है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अब समस्या यह आती है कि स्वरों की संख्या 11 कैसे है? स्वरों की संख्या तो 11 है नहीं। अब समस्या यह आती है कि स्वरों की संख्या 11 है। अब यह क्यों है? तो एनसीईआरटी के द्वारा स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है, ये कन्फर्म है। अब यह 11 कैसे हैं, तो यह समझते हैं हम लोग। तो हिंदी में अ से शुरू करते हैं, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए आई उ आओ अंग अ। अब ये 13 लिखे गए हैं, लेकिन ये 11 है कैसे? तो ये दिमाग में रखेंगे कि देखिए ऊपर लिखे हैं। यदि कोई पूछता है कि ये 13 लिखे हैं 11 क्यों है, तो ऊपर आप परिभाषा बस एक बार उनको पढ़कर सुनाएंगे कि वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। अब इसमें जैसे आए आप लोग अ, तो अ का जब उच्चारण करते हैं अ आ ई, तो अब इन ध्वनियों के अंत में बस वही ध्वनि आ रही, ई आ रहा है, ओ तो वही आ रहा है। तो इसके कारण यह 11 स्वर है। किंतु अब अंग और अ का उच्चारण करके देखें, अंग, तो अ में ग आ गया, अह,
तो ह आ गया। तो इस कारण से इन दो को निकाल दिया जाता है और इसे हम लोग अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह ही क्यों कहते हैं अभी आगे बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अब इसके आगे देखते हैं। अब इन 11 स्वरों को यदि आप लोग पूर्ण रूप से समझे कि इन ध्वनियों का मतलब क्या है, यह किन किन ध्वनियों से मिलकर के बने हैं स्वर, तो समझिए कि स्वर संधि जो पढ़ते हैं आप लोग, तो सभी स्वर संधि के नियम इसमें समाहित है। स्वर संधि का नियम आप लोग पढ़ते रहते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि, यण संधि किसे कहते हैं, और हम लोग भूल जाते हैं। किंतु यदि इसे आप समझ जाते हैं तो कभी भी उन नियमों को भूल नहीं पाएंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वरों, हटा दो, स्वरों के प्रकार। आगे पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार देखेंगे तो स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला जो स्वर है वह माना जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा लिखते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया कि 3 है। अब इसमें से ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। एक नाम ही देखिए, एक मात्रिक माने मात्रा और स्वर मतलब स्वर, अर्थात जिसमें एक मात्राएं हो। ह्रस्व स्वर की यदि परिभाषा आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो सिंपल है, आप बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। हिंदी में ये 4 ह्रस्व स्वर है। हिंदी में ये 4 ही ह्रस्व स्वर हैं। यदि संस्कृत लेंगे तो उसमें 5 होते हैं, उसमें एक री बढ़ जाता है। री एक क्या है, एक स्वर है, लेकिन हिंदी में ये 4 ही स्वर हैं। अब इनको एक मात्रिक इसलिए बोला जाता है कि इनकी मात्राओं को जब हम गणना करते हैं छंद में तो उसमें एक ही मात्राएं होती है, क्योंकि इनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता है। अब मात्रा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही कहते हैं। दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्वि मतलब 2, मात्रिक मतलब मात्राएं, अर्थात वे स्वर जिनमें 2 मात्राएं होती है। अब देखिए यह काफी संधि के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे जानते हैं तो संधि के काफी नियम इसमें मिल जाते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक में क्या है, आ आता है, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ और औ। अब देखिए ये दीर्घ स्वर में आता है। कुछ किताबों में क्या दिया है कि दीर्घ स्वर में ये 3 आते हैं। ये दीर्घ स्वर में क्या है, 3 है। दीर्घ स्वर में ये 3 आते हैं और इनको क्या करता है, इनको दे देता है संयुक्त में, संयुक्त स्वर के नाम से। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखिए यह दीर्घ क्यों है, तो दीर्घ इसलिए है कि इसमें 2 समान ध्वनियां हैं। इसमें 2 समान ह्रस्व ई और इसमें 2 समान ह्रस्व उ होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग केवल दीर्घ स्वर। अब इसे संयुक्त, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार पढ़े हैं, तो एकल परिवार किसे कहते हैं आप, बोलिए। अरे भाई बोल, अरे हम जानते हैं, आप जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे बोले
हम जान रहे। देखिए एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें हम, हमारे बच्चे और हमारी बीवी रहती हो, एकल परिवार है, जैसे संतोष सर का परिवार है। किंतु संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार का मतलब कि जिसमें हम, हमारे भाई का परिवार, हमारा परिवार रहता हो तो संयुक्त पर, यानी कि उसमें देखें तो दो तरह की विचारधाराएं आ जाती हो तो संयुक्त हो जाता है। तो यह ए, अब इसमें पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में, सी टेट में यह क्वेश्चन आ चुका है कि ए किसका संयुक्त रूप है। तो आप इसे पढ़ें, जैसे उच्चारित करेंगे वही, रटना नहीं, रटने पर एकदम ध्यान न दें, कुछ नहीं रटना है। 100% आप बस इसको देखें, आप जीवन में रटना भूल जाएंगे। यह रट करके कभी हम लोग नहीं याद कर सकते हैं। देखिए ए पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ए। तो ए क्या है? तो अ और ह्रस्व ई का संयुक्त रूप ए होता है, इसको कहते हैं अ ए। क्या कहते हैं आप? अ ए। तो अ ए, यही आप पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं वही लिखे, रटना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वही लिखे, अ ए। और इसको आप पढ़ते हैं अ ओ। तो ये ओ है, अ ओ, ये ओ है, अ और उ, और यह है अ ओ, अ ओ, अ ओ, औ को पढ़ते हैं अ ओ। तो अब देखिए इसमें दो तरह की ध्वनियां आ गई, तो इस कारण से कुछ किताबों में इसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है, और दीर्घ स्वर में ये तीन ही होते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके उच्चारण के आधार पर इनकी ध्वनियों का ज्ञान हो गया आपको, और इसमें संधि के रूल आ गए। जैसे आप पढ़ते हैं कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का आगमन होता है तो वहां पर सदैव दीर्घ होता है। तो यह तीनों जो रूल हैं, यह किस संधि का हुआ? तो यह रूल आ जाता है दीर्घ संधि का। यहां पर ये याद रखेंगे तो वहां रटना नहीं होगा, तो ये दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए गुण संधि में आप पढ़ते हैं कि अ या आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। तो अब देखिए यह जो दो नियम है ए का और ओ का, तो यह किसका बन जाता है? गुण संधि का नियम बन जाता है। और यह दो ले लेंगे आप तो यह किसका बन जाता है? वृद्धि संधि का बन जाता है। अब समझ में आया दोस्तों? तो 100% आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे, रटेंगे नहीं। यदि रटते नहीं हैं तो एकदम मैं गारंटी देता हूं आपको कि संधि के रूल जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। बस इन ध्वनियों में जो जो ध्वनियाँ समाहित हैं, इन स्वरों में जो जो ध्वनियाँ समाहित हैं, बस उनके उच्चारण के आधार पर आप देखें। अब हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर के बारे में कि प्लुत स्वर क्या है। अब हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर को हम लोग बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। यदि कोई पूछे कि त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे, सीधे बोलेंगे इसको याद करने का या परिभाषा ह्रस्व गुणते 3, अर्थात इसको पढ़ने का तरीका है हमारे हिसाब से। आप लोग भी इसे अपने दिमाग में बैठाएंगे कि हर प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व गुणते 3 का मतलब होता है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्लुत स्वर कहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि जैसे इसके अंतर्गत आता है ओम। ओम को दो तरह से हम लोग लिखते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो दोनों तरह से किसी तरह लिखा है तो वो प्लुत स्वर है, कोई शक नहीं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि जो आप स्वर लिखे थे सर उसमें तो ये है ही नहीं है, तो आप बताए कैसे? तो अब देखें
स्वर हम शुरू में ही बता दिए थे आप लोग कि स्वर किसे कहते हैं, तो वह ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। तो देखिए इसमें दिखता तो है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर म है और म व्यंजन है, उसके बाद भी यह स्वर क्यों है, तो आप स्वयं उच्चारित करके देखें या आप टीवी पर रामदेव बाबा का योग देखेंगे और रामदेव बाबा को देखिएगा जब बोलते हैं ओम, तो इसमें देखें म ओम, म की जो ध्वनि है अंततः म ही आ रहा है, न कि उसमें अ आ रहा है, अर्थात इसके उच्चारण में अन्य वर्ण नहीं आया, जिसके कारण इसे स्वर कहते हैं। हमारे हिंदीविद, हमारे मनोविद ये केवल ओम ही बताते हैं, लेकिन हम कहते हैं दोस्तों कि प्लुत स्वर में केवल यह ओम नहीं आता है। जैसे कि आप सभी लोग बच्चे से ही बड़े हुए हैं, हम भी कभी बच्चे थे, हम आज भी याद है कि हम जब सरकारी ट्यूबवेल पे जाते थे दिन भर उसमें नहाते थे और घर वाले हमको गाली देते थे। तो जैसे आप लोग तो गांव देहात के रहने वाले हैं, तो जैसे सपोज डैट सर जी बैठे हैं, श्याम सुंदर हैं, देखिए इनसे पूछेंगे तो बताएंगे। तो घर के लोग जब गुस्सा आ जाते थे तो इज्जत से हम लोग को क्या बोलते थे, अरे यही ना बोलते थे, ओ अरे। तो यह भी प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, किंतु इसे लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। इसे लिखेंगे आप ऐसे, देखिए अरे लिख दिए तो यह शब्द है, ऐसे नहीं। अरे प्लुत स्वर तब कहलाएगा कि अरे ऐसे लिखें, ऐसे, यानी अरे ए पर ही वह ध्वनि समाप्त हो जाएगी, अन्य वर्ण नहीं। ओ लिखेंगे वो ऐसे, हरे लिखते हैं डैश डैश डैश, तो यह भी प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो यह रहा स्वरों का प्रकार, किंतु दिमाग में रखने वाली बात यह है कि यह तो 11 के विषय में हमने आप लोगों को बताए हैं, लेकिन दो जो अभी आप लोगों को बता रहे थे कि ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह 3 शब्द इसमें समाहित है। देखिए इसमें लिखा गया है अ, एक शब्द है योग और एक शब्द है वाह। कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में ढूंढ करके देख लीजिए, यह किताबों में नहीं मिलेगा। अ का तात्पर्य होता है नहीं, योग मतलब जोड़, और वाह का मतलब होता है वहन होने वाला, अर्थात जोड़ के साथ वहन न होने वाला। अर्थात किसके साथ, तो अभी आप लोग इसके अंतर्गत पढ़े हैं अ और अंग और अह। तो अब देखिए यह स्वर के साथ है ना, तो उच्चारण तो हो रहा है अंग ग का, यह व्यंजन है, और अह ह का। तो स्वर के साथ यह व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, लेकिन स्वर के साथ वहन नहीं हो रहा है। इसी कारण से हम इसको बोलते हैं अयोगवाह। तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी, 2। अब इन दोनों का अलग अलग नाम, अयोगवाह कितने, 2। और ये क्या है, इसको बोलेंगे आप अनुस्वार और इसको बोलेंगे विसर्ग। इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग। अब क्लियर हुआ कि स्वरों की संख्या 11 है और कुल कितनी है, 13। लेकिन 11 क्यों कहा जाता है, इस कारण कि ये अयोगवाह है। और परिवार, देखिए परिवार में यदि कोई लड़का थोड़ा उदंड है तो उसको परिवार से बाहर नहीं ना करते हैं, बोलिए। जैसे माँ बाप का कहना सामू नहीं मानते हैं तो परिवार से अलग तो है नहीं, परिवार में ही रहेंगे। सेम वही कंडीशन है कि अयोगवाह केवल इस परिवार के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यह परिवार कहता है कि हम सेल्फ डिपेंड हैं, यानी हमारे उच्चारण में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ये लोग हैं कि एक दोस्त बना लेते हैं, जिसके कारण परिवार थोड़ा इनको अलग स्थान दिया है, कहा है कि तुम हमारे परिवार के हो, लेकिन अयोगवाह हो, दूसरे के माध्यम से वहन होने वाले हो। तो इस कारण से इनको अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। हमें आशा है कि आप लोगों को स्वर समझ में आ गया होगा। कल हम लोग का टॉपिक होगा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।